इस बार G20 समूह में आधिकारिक रूप से अफ्रीकन यूनियन को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसकी घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने करते हुए अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली असोमानी का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने अजाली असोमानी को मंच पर लगी उनकी कुर्सी तक पहुंचाकर उनका स्वागत किया। तो आज की ये बड़ी खबर है। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के वेलकम स्पीच से हुई। उसके बाद उन्होंने वेलकम स्पीच दी जिसमें उन्होंने सबका साथ, सबका विश्वास की बात की, सबके विकास की बात की। उसके बाद जो बड़ी खबर निकल के आई कि G20 में अब अफ्रीकी यूनियन भी स्थायी मेंबर बन गया, यानी परमानेंट मेंबर जो है वो बन गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं G20 की इस बैठक की। और भारत की तरफ से ये प्रस्ताव पेश किया गया था जिस पर सभी ने सहमति जताई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव किया। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, तो ये आज की बड़ी खबर रही। अफ्रीकी यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी का, जो इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं उनसे। संजीव, आज की बड़ी खबर तो ये रही, एक तो अफ्रीकी यूनियन को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। अभी क्या अपडेट है? जो पहला सेशन चल रहा है वन अर्थ, उसको लेकर क्या खबर आपके पास? देखिए, ये पहला सेशन 10:30 में शुरू होकर के 1:30 बजे दिन तक जाएगा और 3 घंटे का ये सेशन है, जिसके बाद एक ब्रेक होगा और उस ब्रेक में कुछ नेता जो द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं उनके लिए समय निकाला गया है और लंच भी इसी दौरान होगा और इसके बाद फिर दूसरा सेशन होगा और दूसरे सेशन के साथ ही समाप्ति आज के दिन की हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं शाम में राष्ट्रपति द्वारा जो डिनर, जो भोज दिया गया है सम्मान में 170 गेस्ट्स के, उसका आयोजन होना है। आपने बताया अफ्रीकन यूनियन को ख़ासतौर पर जब उसे फुल मेंबर के रूप में सदस्यता दी गई है तो वो एक उपलब्धि भारत की उपलब्धि है, क्योंकि भारत ने पैरोकारी की और भारत के प्रेसिडेंसी में ये हो पाया है। दूसरी अहम बात जो चर्चा में इस वक्त है और कहा यह जा रहा है कि इस पर सहमति बन सकती है, वो ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक इनके रिफॉर्मेशन की, क्योंकि जो IMF और वर्ल्ड बैंक हैं उनका रिफॉर्मेशन अगर नहीं होता है तो वो गरीब देश और डेवलपिंग देशों के लिए बहुत उपयोगी नहीं रह जाते हैं। उनकी शर्तें ऐसी होती हैं कि वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। तो क्या इस पर चर्चा हो जाएगी? क्रिप्टो करेंसी को लेकर के बहुत अहम है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर के एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन जाए और इस मामले में भी अभी चर्चा हो रही है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पर कंट्रोल करना किसी एक देश से संभव नहीं है। तो जाहिर है कि इस पर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की ज़रूरत है जिसमें तमाम देशों के सहयोग की ज़रूरत है और ये भी लगभग माना जा रहा है कि करीब करीब तय है और भारत की उपलब्धियों में से ये भी एक गिना जाएगा। सबों को इस बात की अभी भी चिंता है कि जॉइंट स्टेटमेंट का आखिर क्या होगा और हमारे डिप्लोमेट्स, जो हमारी जानकारी है, बड़ी कोशिशों में लगे हुए हैं शब्दों को कुछ इस तरह से लिखने की कोशिश ताकि दोनों पक्षों के व्यूज़ को समेट लिए जाएं, लेकिन देखना पड़ेगा कि आखिरकार ऐसा हो पाता है कि नहीं। जी। और संजीव, क्योंकि एक तरफ G20 की ये समिट चल रही है, दूसरी तरफ अभी भी दुनिया के 2 मुल्क युद्ध में उलझे हुए हैं, रूस और यूक्रेन। तो क्या ये मुद्दा वहां पे छाए रहने वाला है या इसको लेकर किसी तरह से कोई डिस्कशन वहां पे हुआ है?
यकीनन ये मुद्दा छाया हुआ है और लोगों में बातचीत भी हो रही है और जो पहला सत्र है उसमें भी ये मुद्दा रहा होगा। उसकी वजह ख़ास तौर पर ये है कि इससे न केवल एक युद्ध की विभीषिका दो देश झेल रहे हैं, ख़ास तौर पर यूक्रेन के लिए तो ज़्यादा ही मुश्किलों का वक्त है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं है उन देशों में भी सप्लाई चेन की प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे मान लीजिए कि एनर्जी, ठीक है, क्रूड, पेट्रोलियम। ठीक है, ठीक है संजीव, लौटेंगे आपके पास क्योंकि G20 की समिट चल रही है। इसके आउटकम क्या निकलेंगे, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले